बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने अपना जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ह्यूमन स्टार्ट किया था उसका अगला पोर्शन स्टार्ट करना है और ये पोर्शन स्टार्ट होगा द पंपिंग ऑर्गन जिसको हार्ट कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम हार्ट को डिफाइन करें तो ये एक ऐसा ऑर्गन है जो बॉडी में ब्लड को रिसीव भी करेगा और बॉडी में ब्लड को पंप भी करेगा। यानी पूरी बॉडी से इसके पास ब्लड आएगा और फिर ये दोबारा बॉडी के अंदर उस ब्लड को पंप कर देगा। अच्छा, अगर हम वेट की बात करें तो इसका तकरीबन जो एवरेज वेट होता है वो 300 ग्राम तक राउंड अबाउट। जैसे 250 ग्राम का हम एक पाव होता है तो उससे तकरीबन 50 ग्राम ज़्यादा ये इसका वज़न होता है। ये ऑन एवरेज है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। अच्छा, अगर हम साइज़ की बात करें तो हम कहते हैं कि जो दिल है वो एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है, यानी क्लोज्ड फिस्ट जो बंद मुट्ठी है उसके बराबर ये आमतौर पर इसका साइज होता है। अच्छा, अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये चेस्ट कैविटी या इसको थोरेसिस कैविटी भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? थोरेसिस। तो थोरेसिस कैविटी वो कैविटी है जिसमें हमारा दिल और हमारे लंग्स लोकेटेड होते हैं। तो ये कैविटी है किसके दरमियान? ये हमारी रिब्स के और हमारे वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान मौजूद है। क्लियर? अच्छा, अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये मिड लेफ्ट, यानी ये तकरीबन ऑलमोस्ट इस जगह मौजूद होता है, ये लेफ़्ट साइड पे मौजूद होता है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लेफ़्ट साइड पे, ये मिड है हमारी, जहाँ स्टर्नम है जिसको हमने ये वो बोन कहा था जिसके साथ रिब्स कनेक्टेड होती हैं, या इसको टाई बोन भी कहा जाता है क्योंकि ये टाई की तरह हमें नज़र आती है। तो इसको बिल्कुल थोड़ा सा लेफ्ट साइड, ये मिड में है, ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड के ऊपर ये मौजूद होता है। और ये वेंट्रल सरफेस पे, क्योंकि जो डॉर्सल है, डॉर्सल हमने कहा था जो बैक साइड वाली सरफेस है उसको डॉर्सल साइड कहा जाता है। जो आगे वाली सरफेस है जहाँ पेट लगा होता है तो वहाँ ये वेंट्रल सरफेस होती है। तो ये वेंट्रल साइड पे यानी आगे वाली सरफेस पे मौजूद होता है, और पीछे जो डॉर्सल साइड पे है इस कैविटी में वो लंग्स मौजूद होते हैं। अच्छा, अगर हम मेम्ब्रेन की बात करें, जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारा सपोज दिल है, वैसे दिल ऐसे होता नहीं है लेकिन हम काफ़ी सारे केसेस में अपने दिल को इसी तरह ड्रा करते हैं। क्लियर? तो इसके इर्द गिर्द एक डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर मौजूद होता है ऐसे। तो इस डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेरिकार्डियम। अच्छा, इस डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर की दो लेयर्स हैं, ऐसे दो लेयर्स हैं। जो अंदर वाली लेयर है इसको हम कहते हैं विसरल, और जो बाहर वाली लेयर है इसको हम कहते हैं पेराइटल। लेकिन इस दो लेयर के दरमियान में एक फ्लूइड भरा होता है, इस फ्लूइड को हम कहते हैं पेरिकार्डियल, और इस जगह को हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। और इस फ्लूइड को जो इन दोनों लेयर के दरमियान मौजूद है उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। यानी जगह का नाम क्या है? पेरिकार्डियल कैविटी, और इस फ्लूइड का नाम क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्लियर? आगे इसके अगर हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन मेजर इसका जो रोल होगा वो प्रोटेक्शन के अंदर होगा। लेकिन हमारा जो हार्ट है जिस वक्त एक्सपेंड करने लगता है तो इस पेरिकार्डियम के अंदर कुछ खास किस्म के रिसेप्टर होते हैं जो फ़ौरन ही मैसेज ब्रेन को भेजते हैं जो उसकी एक्सपेंशन को रोकते हैं। क्लियर? दूसरा फंक्शन ये है कि ये जो फ्लूइड है ये शॉक एब्जॉर्बर का काम भी करता है। जैसे बाइक में, गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं। कोई ऐसा रोड आए जिसमें बहुत सारे खड्डे हों, बहुत सारे आप कह सकते डिप्रेशन हो, तो आमतौर पे उस रोड पे झटके ज़्यादा लगते अगर हमारे बाइक में और हमारे कार वगैरह में शॉक एब्जॉर्बर ना होते। यानी शॉक एब्जॉर्बर क्या करते हैं कि मोटरसाइकिल जो खड्डों के अंदर मूव कर रहा है तो उसकी जो मोटरसाइकिल को झटके लग रहे हैं उस झटके का असर वो राइडर तक नहीं पहुंचने देते, जो सवार है उस तक नहीं पहुंचने देते। इस तरह जिस वक्त हम उछलते कूदते हैं तो उछलने कूदने का जो इफ़ेक्ट है उसकी वजह से जो झटके बॉडी को लग रहे हैं तो उन झटकों का इफ़ेक्ट दिल तक पहुँचने नहीं देते। तो ये शॉक एब्जॉर्बर का काम भी करते हैं। और दूसरा इसका फंक्शन ये है कि जब हार्ट एक्सपेंड होने लगता है तो इसको रोकते हैं कि ये ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंड ना हो। अच्छा, अगर हम इसकी दीवार को देखें, जैसे मैं कहता हूँ कि ये हार्ट है, इसकी अगर दीवार को देखा जाए तो इसकी दीवार में 3 किस्म के लेयर हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। अच्छा, क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन पेरिकार्डियम एंड एपिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम वो मेम्ब्रेन है जिसने हार्ट को बंद किया हुआ है,
जिसमें हार्ट लिपटा हुआ है। लेकिन एपिकार्डियम क्या है, ये जो हार्ट है इसकी जो दीवार है, इसका जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, एपिकार्डियम। क्लियर। लेकिन इन तीनों लेयर में एंडोकार्डियम की अगर हम बात करें तो ये चैम्बर बनाती है, हार्ट के जो मुख्तलिफ चैम्बर है जिसको हम एट्री या वेंट्रिकल्स कहते हैं, वो सारी के सारी इस लेयर के अरेंजमेंट की वजह से बनते हैं। लेकिन इन सब में जो जिसकी वजह से हार्ट का पंपिंग एक्शन है वो मायोकार्डियम है। अच्छा, ये जो वर्ड है ना मायो, जब भी आएगा, ये दो वर्ड हैं, एक मायो और एक सार्को, ये हमेशा मसल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, मसल को। तो बहरहाल जब हम बात करते हैं मायोकार्डियम की, तो मायोकार्डियम जिस किस्म के मसल से मिलकर बने होते हैं उन मसल को हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। क्लियर। अच्छा, ये जो कार्डियक मसल्स हैं, और जब हम स्केलेटल मसल की बात करते हैं तो जो स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल में स्ट्रक्चर है वो बहुत हद तक सिमिलर है, मुकम्मल तौर पे सिमिलर नहीं, बहुत हद तक क्या है, सिमिलर है। कैसे? जैसे मैं कहता हूँ कि जब भी हम मसल्स की बात करते हैं तो मसल्स आर टिश्यूज, तो इनमें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की एबिलिटी होती है। तो जाहिर बात अगर टिश्यू है तो ये सेल से मिलके बने होंगे, तो उसको मसल सेल्स, या उसके लिए हम स्पेशल वर्ड इस्तेमाल करते हैं मसल फाइबर। तो जब भी मसल्स के केस में ये फाइबर का वर्ड आएगा तो ये फाइबर मसल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सपोज मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एक मसल सेल्स है। क्लियर। अब इस मसल सेल के अंदर कुछ मोटे मोटे धागे मौजूद हैं। ऐसे सपोज मैं यहाँ दो ही ड्रा कर देता हूँ। ये जो मोटे मोटे धागे मौजूद हैं इनको मायोफिब्रल कहा जाता है। अब इन मोटे मोटे धागों की अगर हम बात करें तो मायोफिब्रल्स ये मजीद बारीक बारीक धागों से मिलके बने हैं, यानी इनमें अगर मैं मजीद इनके अरेंजमेंट की बात करूँ, इनमें मजीद बारीक बारीक, जैसे कोई भी रस्सी होती है, वो रस्सी मोटी है लेकिन अगर उसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो उसमें बारीक बारीक धागे नजर आते हैं। तो इसी तरह जो बड़ी रस्सी है उसको मायोफिब्रल्स कहा गया, उसमें जो छोटे छोटे बारीक धागे उसको हम क्या कहते हैं, मायोफिलामेंट्स। आगे मायोफिलामेंट्स दो तरह के, कुछ थोड़े मोटे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 16 नैनोमीटर इनका डायमीटर होता है, कुछ थोड़े पतले होते हैं जैसे 7 to 8 नैनोमीटर। और जो थिक फिलामेंट है इसके, ये मायोसिन प्रोटीन से मिलके बना है, और जो थिन फिलामेंट है एक्टिन प्रोटीन से मिलके बना। तो हमारे जो हार्ट के मसल है और हमारे जो स्केलेटल मसल हैं जो स्केलेटन के साथ अटैच हैं, दोनों में ऑलमोस्ट सेम सीक्वेंस है कि मसल टिश्यू मसल सेल से मिलके बना है, और मसल सेल के अंदर मोटे धागे जिनको मायोफिब्रल्स कहा जाता है, और उसके अंदर बहुत बारीक धागे जिनको मायोफिलामेंट्स कहा जाता है। और मायोफिलामेंट्स मजीद दो किस्म की प्रोटीन से मिलकर बने हैं। तो मायोफिलामेंट दो तरह के हैं, कुछ थोड़ा सा डायमीटर जिनका ज़्यादा है उनको थिक फिलामेंट कहा जाता है, थिक मायोफिलामेंट कहा जाता है, और वो मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बने हैं। और जो बहुत बारीक है, जो थिन मायोफिलामेंट्स हैं, वो एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने। अच्छा, ये जो प्रोटीन है मायोसिन और एक्टिन, ये कंट्रैक्टाइल प्रोटीन कहलाती है कि इनमें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की सलाहियत है। और सीक्वेंस ऑफ जो कंट्रैक्शन ऑफ मैकेनिज्म है वो दोनों में सेम है। कैसे? सबसे पहले एक्टिन और मायोसिन ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगी, तो उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने से पूरा मायोफिब्रल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा। जब मायोफिब्रल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा तो मसल सेल या मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट, पूरा मसल फाइबर या मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा। जब एक टिश्यू में सारे मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे तो पूरा मसल टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा। यानी जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का इनिशिएशन है, नुक्ता आगाज है, वो ये दो फिलामेंट की मूवमेंट है कि जब ये मूव करेंगे तो मायोफिब्रल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा। इसके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने से मसल सेल और एक मसल टिश्यू के अंदर जितने भी मसल सेल हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे तो पूरा मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा। तो ये जो सीक्वेंस है ये स्केलेटल मसल में भी है और कार्डियक मसल में भी। लेकिन हम कह सकते हैं कि कार्डियक मसल हूबहू स्केलेटल मसल के रूल को फॉलो नहीं करते, क्योंकि दोनों में कुछ डिफरेंस है। अगर हम बात करें कार्डियक मसल्स की, तो कार्डियक मसल्स में आमतौर पे सपोज मैं ये ड्रा कर देता हूँ, ये बहुत बारीक, वैसे तो काफ़ी ठीक नज़र आते हैं हमें माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो इनमें इस तरह की ब्रांचेस मौजूद होती है ऐसे। क्लियर? लेकिन कार्डियक मसल आमतौर पे बिल्कुल सीधे सीधे मसल होते हैं ऐसे, ये सीधे सीधे मसल आपको ये डायग्राम में नज़र भी आ रहे होंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये है, कार्डियक मसल में ब्रांचेस बहुत ज़्यादा है और जो हमारे पास स्केलेटल मसल में वो ब्रांचेस हमें नज़र नहीं आती।
दूसरी चीज़, कार्डियक मसल ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रहे हैं हमारी बॉडी के। हम ये नहीं कह सकते भाई हार्ट को कि तू रुक जा या चल पड़, ऐसे नहीं कह सकते। लेकिन जो स्केलेटल मसल है उसमें हमारी मर्जी के मुताबिक काम हो रहा है। जैसे मैं अपनी बाजू जिसमें स्केलेटल मसल मौजूद है अपनी मर्जी से जिस मर्जी डायरेक्शन में मूव करवा सकता हूँ, तेज़ी से मूव करवा सकता हूँ या स्लोली मूव करवा सकता हूँ। लेकिन जो हमारा हार्ट है ये बॉडी सिचुएशन के लिहाज से खुद ही उसको स्पीड अप कर रही होती है, उसकी हार्ट रेट को बढ़ा रही होती है और खुद ही इसको कम कर रही होती है। और तीसरा, जो कार्डियक मसल्स हैं इसमें खास किस्म की डिस्क होती है जिसको इंटरकलेटेड डिस्क कहा जाता है, लेकिन ये वाली जो डिस्क है ये हमें नज़र नहीं आती। अच्छा, इंटरकलेटेड डिस्क है क्या? सेल्स के दरमियान कुछ खास किस्म के जंक्शन मौजूद हैं, खास किस्म के जंक्शन मौजूद हैं। क्लियर? तो ये जो जंक्शन कहलाते हैं इनको इंटरकलेटेड डिस्क कहा जाता है। इनकी वजह से जो हार्ट के जो सेल्स हैं वो आपस में कम्युनिकेटेड भी हैं, आपस में कनेक्टेड भी हैं, मटेरियल वाइज भी, इलेक्ट्रिकली भी, नर्व इम्पल्स वाइज भी। यानी इन डिस्क की वजह से जो पूरा हमारे पास हार्ट के सेल्स हैं वो एक यूनिट का काम करते हैं, क्योंकि हार्ट ने जब पंप करना है उसकी पंपिंग की वजह से ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना है। तो हार्ट की जो पावर ऑफ कंट्रैक्शन वो जितनी पावरफुल होगी उतना ही ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा, अच्छे अंदाज में होगा। तो इस पावर को बढ़ाने के लिए तो हार्ट के सेल्स के दरमियान खास किस्म के जंक्शन बनाए गए, उन जंक्शन को इंटरकलेटेड डिस्क कहा गया है। तो ये जो जंक्शंस हैं ये क्या करते हैं, हार्ट के मुख्तलिफ सेल्स को एक यूनिट की तरह बिहेव करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। क्लियर? लेकिन इस तरह की कोई डिस्क आमतौर पे स्केलेटल मसल में हमें नज़र नहीं आती। अच्छा, ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ये डबल सर्किट है। डबल सर्किट से क्या मुराद है कि ये दो जगह से ब्लड को रिसीव कर रहे हैं और दो जगह भेज रहे हैं। रिसीव की बात करें तो इसके पास लंग्स की तरफ से भी ब्लड आ रहा है और बॉडी की तरफ से भी ब्लड आ रहा है। पंपिंग की बात करें तो ये लंग्स को भी भेज रहा है और बॉडी को भी भेज रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है हार्ट की लंग्स के दरमियान भी सर्कुलेशन हो रही है कि लंग्स की तरफ ब्लड जा रहा है, वहाँ से आ रहा है, और बॉडी के दरमियान भी। तो लंग्स वाली सर्कुलेशन को हमने क्या कहा था अपने प्रीवियस लेक्चर में, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और बॉडी और हार्ट के दरमियान जो इसको हमने कहा था ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। उसके बाद हार्ट की जो पंपिंग एक्शन है इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, ये बॉडी का जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो पूरी बॉडी में नर्व इम्पल्स को भेज रहा है वो दो तरह का है। एक वो पार्ट है जो ऐसे ऑर्गन को नर्व इम्पल्स भेज रहा है जो हमारी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल, उसको हम कहते हैं सोमैटिक। और एक ऐसा पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम को जो ऐसे ऑर्गन को नर्व इम्पल्स भेज रहा है जो इनवॉलेंटरी हमारी मर्जी के मुताबिक, तो उसको पार्ट को हम कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, इसी वजह से हम कह सकते हैं जो हार्ट है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रहा है, जो हमारी बॉडी हमारा नर्वस सिस्टम वो खुद इसको कंट्रोल कर रहा है। और जो आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन है वो बड़ी रिदमिकल है। रिदमिकल से क्या मुराद है कि जब एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में जो जो इवेंट्स फॉलो होंगे तो अगली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी वही इवेंट्स फॉलो होंगे। जैसे हम कहते हैं जो हमारा क्लॉक है या घड़ी है उसमें जो कोई भी सुई हो, चाहे वो सेकंड वाली हो, चाहे वो मिनट वाली हो, चाहे वो घंटों वाली हो, वो एक सीक्वेंस को फॉलो करती है और हर घंटे में वही सीक्वेंस फॉलो होती है या हर रोज़ वही सीक्वेंस फॉलो होती है। तो इसको हम कहते हैं रिदमिकल, कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने आप को रिपीट करे बड़े प्रॉपर अंदाज में, बड़े बैलेंस के साथ, बड़े तवाजुन के साथ, तो इसको हम कहते हैं ये रिदम है, या इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं ये रिदमिकल मूवमेंट है। तो ये हमारा टॉपिक है। अभी हमने इंट्रोडक्शन हार्ट से रिलेटेड, अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह पूरा जो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।